दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी उसके परिवार की मर्जी से शादी होती है और शादी होने के बाद में वो बहुत ही हंसी खुशी अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी के साथ में अपनी जो ज़िंदगी है उसको बिताना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी के साथ में समय बिताना शुरू करता है, अपनी पत्नी के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, तो समय गुजरने के साथ साथ उसको एक बेटी भी हो जाती है। फिर थोड़ा सा समय गुजरता है, फिर एक बेटी हो जाती है। अब 2 बेटियां हो चुकी थी। उसके बाद में थोड़ा सा समय और गुजरता है कि अब उसको एक बेटा भी हो जाता है। यानी अब उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी हो चुका था। उसके बाद में वो जो व्यक्ति था वो सोचता है कि क्यों ना शहर जाकर कोई बिजनेस किया जाए, शहर जाकर कोई कामकाज किया जाए। उसके बाद में वो शहर भी पहुंचता है और शहर पहुंचने के बाद में वो कामकाज शुरू करता है। उसके बाद में वहीं पर एक घर खरीदता है, उस घर को 4 मंजिला घर बनाता है और उसके बाद में वहीं पर जो लास्ट वाला फ्लोर होता है यानी टॉप फ्लोर, उसी टॉप फ्लोर पर वो एक कारखाना खोलता है सिलाई का। और दोस्तों, इसी सिलाई के कारखाने में लगभग वो 10 सिलाई की मशीनें लगाता है। दर्जनों कारीगर वहाँ पर काम करते हैं। अब दोस्तों, जब वो दर्जनों कारीगर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो ये जो व्यक्ति था, जब ये एक दिन वहाँ से किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता है, अब जैसे ही ये लौट कर आता है तो देखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है वो वहीं पर कारीगरों के साथ में अब ऐसे संबंधों में पड़ जाती है। और उसके बाद में जब ये इस तरीके से उन कारीगरों के साथ में अपनी पत्नी को देखता है और उसके बाद में दोस्तों, इस पूरी घटना के अंदर जो होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग आश्चर्य करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरी वारदात के अंदर गलती किसकी है। क्या उस पति की गलती है या फिर उस पत्नी की गलती है या फिर वहाँ पर काम करने वाले कारीगरों की गलती है। तो सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे वो कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अब दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसको हम लोग नोएडा बोलते हैं, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि नोएडा जो है वो दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। अब दोस्तों, इसी नोएडा का एक इलाका पड़ता है जिस इलाके को बोलते हैं चोटपुर कॉलोनी। और इसी चोटपुर कॉलोनी में सेक्टर 63 की ये बात है। जो चोटपुर कॉलोनी है वो सेक्टर 63 में आती है। अब यहीं पर एक महिला अपने बेटे के साथ में रहती है। इस महिला का नाम पूजा, इसका एक बेटा है। और इस महिला का जो पति है वो इसके ही गांव यानी कि बदायूं का ये रहने वाला था। तो वहीं पर चला जाता है अपनी दोनों बेटियों को लेकर। वो आए दिन चक्कर लगाता रहता है अपनी पत्नी के पास में, क्योंकि जो पत्नी थी ये किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। सेक्टर 69 में ये प्राइवेट कंपनी आती थी, उसी कंपनी के अंतर्गत ये नौकरी करती थी। बाकी इसका 4 मंजिला मकान था, 3 फ्लोर जो थे वो किराए पे उठे हुए थे। फर्स्ट वाले फ्लोर पे ये जो महिला थी अपने बेटे के साथ में रह रही थी। और इसका जो पति था वो गांव में कामकाज कर रहा था, गांव में था। और कई बार वो ऐसा होता था कि नोएडा में आता था, उसके बाद में 1-2 दिन वहाँ पर रुकता था, उसके बाद में वापस चला जाता था। इसी तरीके से जो ज़िंदगी थी इस पूजा की चल रही थी। पति गाँव में था, पति का नाम देवपाल। अब पति अपनी दोनों बेटियों के साथ में रह रहा था, आए दिन आता था। और इसी शनिवार की ये बात है कि जो पति था ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत समय वहाँ पर रुकता है, उसके बाद में चला जाता है। अब दोस्तों, अगले दिन रविवार आता है और इसी रविवार वाले दिन की बात है कि जो महिला है ऑफिस के लिए जाना होता था। अब जब ये महिला ऑफिस पहुँचती नहीं है तो उसके बाद में जब ये महिला ऑफिस पहुँचती नहीं है तो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वो इस महिला का मोबाइल फ़ोन ट्राई करते हैं कि महिला क्यों नहीं आई है, पूजा क्यों नहीं आई है। अब उसके बाद में जब पूजा का मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो बाकायदा रिंग जा रही है, लेकिन पूजा का मोबाइल ना तो रिसीव किया जाता है और किसी तरीके का कोई बैक मैसेज भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ, पूजा कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। इसलिए वो कर्मचारी फैसला करते हैं कि जो चोटपुर कॉलोनी में उसका घर है वहीं पर जाकर देख लेते हैं। तो वहाँ से 2 महिलाएँ चोटपुर कॉलोनी में इसी महिला पूजा के घर पर पहुंचती हैं। और पूजा के घर पर पहुंचने के बाद में जैसे ही उसके फ्लोर वाला जो गेट खोला जाता है और अंदर का जो नज़ारा वो महिलाएं देखती हैं, तो उसे देखने के बाद में इन दोनों महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो पूजा थी
ये घर के अंदर ही मृत पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। आनन फानन में ये जो खबर थी ये पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले से भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लोग जो होते हैं वो उस घर में जमा होने लगते हैं। उसके बाद में जैसे ही पुलिस को ये खबर दी जाती है, सेक्टर 63 थाने में ये खबर दी जाती है। अब सेक्टर थाना क्षेत्र की जो पुलिस थी वो भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में इसी चोटपुर कॉलोनी में जो घर है 4 मंजिला, इसी घर में वो शव पड़ा हुआ होता है। पुलिस उस शव के पास पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस को कुछ कीटनाशक दवाएं और पास में एक रस्सी भी दिखाई पड़ती है। गले पे हालांकि कुछ निशान थे, लेकिन शुरुआत में तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद आत्महत्या की है इस महिला ने। और उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। जो महिलाओं ने पुलिस को फ़ोन किया था उनसे भी सारी डिटेल लिखवाई जाती है, उनके भी बयान लिखवाए जाते हैं कि किस किस तरीके से वो यहाँ पे आई थी और इस महिला को किस अवस्था में देखा था। वो जो 2 कर्मचारी महिलाएं आई हुई थी उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिन चीज़ों का खुलासा होता है उसे सुनने के बाद में हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचती है कि वाकई शुरुआत में तो ये आत्महत्या का केस लग रहा था, लेकिन अभी जो पूरा केस जो था वो मुड़ चुका था हत्या की तरफ। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस महिला की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है और बाद में इसके मुंह में या तो कीटनाशक पदार्थ किसी ने डाला है या फिर इस महिला ने खुद डाला है, वो बातें जांच का विषय है। लेकिन जो इस महिला की मृत्यु हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये चीज़ें आती हैं, पुलिस के सामने जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस जो थी वो तुरंत समझ जाती है कि जो पूरा केस है ये हत्या का केस है। उसके बाद में इस महिला पूजा का भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है, भाई जिसका नाम अनेकपाल। अब अनेकपाल जब वहाँ पर पहुँचता है तो पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसके ही पति देवपाल ने की है। अब जैसे ही देवपाल का नाम आता है तो पुलिस अब देवपाल के बारे में छानबीन शुरू करती है। तो शुरुआत में तो पुलिस को यह पता चलता है कि जो देवपाल है उसकी जो पत्नी है, इन दोनों के बीच में आए दिन अनबन रहती थी और झगड़ा होता था। तो पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि देवपाल ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया हो और हो सकता है कि देवपाल ने ही अपनी पत्नी पूजा की हत्या की हो। उसके बाद में पुलिस जो थी वो देवपाल की छानबीन शुरू करती है। 2 टीमों का गठन किया जाता है और 2 टीमों का गठन करने के बाद में दोनों ही टीमें बड़े ही चालाकी से बहुत ही सतर्क होकर देवपाल की छानबीन करते हैं और आखिरकार जो देवपाल था ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। और दोस्तों, जब देवपाल पुलिस की गिरफ्त में आता है तो जब पुलिस इसको लेके आती है पुलिस थाने में, उसके बाद में जब इससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में जो चीज़ें सामने आती हैं यकीनन वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। दरअसल दोस्तों, देवपाल पुलिस को बताता है कि साहब वो बदायूं के रायपुर का रहने वाला है और बदायूं में जो बिलसी थाना पड़ता है इसी के अंतर्गत ये रायपुर जो गांव है ये आता है और वहीं पर बिलसी थाना क्षेत्र की रहने वाली ये महिला पूजा, इसी से उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में ये अपने पत्नी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। इसको 3 बच्चे भी होते हैं, 2 बेटियाँ होती हैं, 1 बेटा होता है। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। उसके बाद में ये नोएडा आता है। नोएडा आने के बाद में कामकाज शुरू करता है। जब कामकाज अच्छा चल जाता है तो उसके बाद में ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी नोएडा बुला लेता है और वहीं पर एक 4 मंजिला मकान बनाता है। और 4 मंजिला मकान बनाने के बाद में जो टॉप फ्लोर होता है वहीं पर ये अपना कारखाना खोलता है सिलाई का। वहीं पर कुछ कर्मचारी जो हैं वो काम भी करते हैं। लेकिन जब वो कर्मचारी घर में काम करने के लिए आते हैं तो उसी समय जो मेरी पत्नी होती है उनका मेरे जो वर्कशॉप होती है, जो मेरा कारखाना होता है, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे उसके शारीरिक संबंध हो जाते हैं, अवैध संबंध हो जाते हैं। अब आए दिन मेरी जो पत्नी थी वो मेरे ही कर्मचारियों के साथ में अवैध संबंधों में आ चुकी थी, उनके साथ में अवैध रिश्ते रख चुकी थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाया भी, लेकिन मेरी जो पत्नी थी उसने किसी भी तरीके से मेरी बात ना तो मानी और ना ही उसने अपने आप को संभाला। जब मेरी पत्नी सारी चीज़ों से इनकार कर चुकी थी और वो कह रही थी कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, उसके बाद में मैं उस कारखाने को बंद करता हूँ और अपनी पत्नी से कहता हूँ कि इस घर को बेचकर हम लोग हमारे गांव चले जाएंगे। लेकिन जो मेरी पत्नी थी ये मानती नहीं है और हमारे बीच में लगातार झगड़ा होता रहता है। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को यहीं छोड़ देता हूँ और उसके बाद में मैं बदायूं चला जाता हूँ। अब ये जो व्यक्ति था देवपाल, ये अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ता है। छोटा वाला जो बेटा था ये भी वहीं पर रह जाता है, अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेता है और पहुंच जाता है बदायूं, जो इसका गांव है बिलसी थाना क्षेत्र में रायपुर, वहां पर रहने लग जाता है। लेकिन आए दिन ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है और जब भी ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है तो उससे कहता है कि ये घर बेच दीजिए। अब वो जो पत्नी थी वो घर बेचने से इनकार करती है क्योंकि उस घर में 3 फ्लोर जो थे वो किराए पे उठे हुए थे
और उसी किराए से ये जो पत्नी थी उसका जो भी पैसा मिलता था, ये जो महिला पूजा थी यही रख लेती थी और इससे ये अपना भरण पोषण कर रही थी, साइड से नौकरी भी कर रही थी। लेकिन जो पति था उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक था, उसके कैरेक्टर पर शक था, इसलिए वो उस मकान को बेचना चाह रहा था। हालांकि पुलिस ने जो अपनी छानबीन की है उसमें ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इस व्यक्ति ने मकान पर कुछ लोन ले रखा था, इसलिए ये मकान को बेचना चाह रहा था। अब ये अपनी पत्नी से मकान बेचने के लिए कहता है, पत्नी इनकार करती है और इसीलिए शनिवार वाले दिन जब अपने बेटे को लेने के लिए इसी नोएडा के जो इलाका पड़ता है चोटपुर कॉलोनी, यहीं पर आता है। उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि इस मकान को बेच दीजिए। पत्नी जो थी वो पहले भी इनकार करती थी, अब भी इनकार कर देती है। अब दोस्तों जब पत्नी इनकार करती है तो इस बात पे ये जो देवपाल था ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मार पिटाई करने लगता है। अब जब ये पत्नी से मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है, तो जो पत्नी थी वो भी इससे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है, ज़ोर ज़ोर से इससे बात करने लगती है। तो जो देवपाल था ये इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि डाटा केबल लेता है और उसी डाटा केबल से ही अपनी पत्नी के गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती हैं। और जैसे ही वो पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है उसके बाद में कीटनाशक दवा लेता है और वो दवा इसके मुंह में डालता है ताकि पुलिस को या फिर लोगों को ये लग सके कि ये आत्महत्या है और इस महिला ने किसी वजह से आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस तक ये खबर पहुंचती है उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है और ये जो व्यक्ति था देवपाल, जब ये पुलिस की गिरफ्त में आता है और गिरफ्त में आने के बाद में जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके बाद में जो देवपाल था ये पुलिस के सामने पूरी कहानी तोते की तरह बता देता है। वाकई में दोस्तों जब पुलिस ये पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस भी हैरान थी और पुलिस एक बार को इसकी तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि तूने सिर्फ शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अगर तुझे घर बेचना था तो तू बेच सकता था, लेकिन तूने अपनी पत्नी की हत्या कर कर खुद क्राइम का रास्ता चुना। अब तू अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगा। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें पहला कमेंट्स है, कृपया आप अपनी भाषा शैली में सुधार करने का प्रयास करें। जैसे वाला वाले शब्द को आप बाला बोलते हैं, व्यवहार को व्यवहार बोलते हैं और रोज़ यही बात कहते हैं कि परत दर परत सुनाऊंगा। ये परत दर परत या जो भी आपके कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं जो प्रत्येक भाषा और प्रत्येक एपिसोड में आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें थोड़ा सुधार लें और अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बस थोड़ी सी भाषा शैली में सुधार लाने की आवश्यकता है। यह जो प्रचलित शब्द हैं वाला, इन्हें बाला बोलने का प्रयास ना करें। तो अंशु मान सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वाला ही बोलता हूँ, आपको बाला लगता होगा। उसके बाद में आलोक हैं, लिखते हैं मैं आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि हैं, ये लिखती हैं बहुत ही सुंदर वीडियो बना है। शील निधि भारद्वाज हरिद्वार उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में जफीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, लिखते हैं आपका टोन आज तक के शम्स ताहिर खान जैसा है। ज़हीर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो ज़हीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपने नवाजा। उसके बाद में प्रकाश भारती हैं, लिखते हैं सर आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, आई एम फ्रॉम नेपाल। तो प्रकाश भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आज लाइव में आ पाया हूँ, मौसम ठीक नहीं है, शावेज़ भाई सेहत का ख्याल रखें, आपको भी। तो भाई देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपका जो प्यार है ये हमारे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में तैनी मांग मीनू हैं, लिखते हैं मीनू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो भाई मीनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। विकी कालिया जी हैं जो कि एचपी से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, अवैध संबंध हमेशा गलत ही होते हैं, उनमें होने वाले अपराध के लिए जिम्मेदार अवैध संबंध बनाने वाले ही होते हैं। तो मोहम्मद इकबाल जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैर आपने अपना व्यू दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, अवैध रिश्ते भी इंसान की जान ले लेते हैं। बहुत सही बात कही आपने अनुज जी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं अवैध संबंध समाज के लिए एक अभिशाप है। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं भाई नाइस स्टोरी, ब्लूटूथ लगा के आपकी स्टोरी रोज़ सुनता हूँ, कमेंट्स नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं वर्क पर रहता हूँ, धन्यवाद जी। तो सुधीर कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हिरारा मंगर है और लिखते हैं गलत करेगा कोई भुगतेगा, कोई बड़ी दुख की बात है, फ्रॉम नेपाल। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य, कैसे हो सर जी?
तो नमस्कार भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसके बाद में राजेश शर्मा रुद्रा हैं, लिखते हैं इस वारदात में 90% गुनाह जो है वो उसके बदचलन औरत का है, 8% जो है वो किराएदार का है और 2% गलती उसकी औरत के पति की भी है। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यहाँ पे है, आप कमेंट्स ना बोलकर कमेंट्स बोलें, और कमेंट्स बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैं भी जानता हूँ कि कमेंट्स होता है, कमेंट्स नहीं होता आप, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन कमेंट्स बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को अजीब लगे, इसलिए मैं कमेंट्स बोल देता हूँ। कमेंट्स बोलने से थोड़ा सा भरा भरा लगता है और एक भर के आवाज़ आती है, टोन आती है। लेकिन दोस्तों कई जगह की जो स्लैंग होता है वो अलग होता है। जैसे बहुत सारे लोग THE इसको दी बोलते हैं, बहुत सारे लोग THE इसको दा भी बोलते हैं। तो ये अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब दोनों का सेम ही होता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों के ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी हमने आप लोग को सुनाई है, हमारी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है, ये आप लोग को पसंद आया होगा। हमारी भाषा शैली में अगर आप लोग को कोई गलती दिखाई पड़ती है तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।